जैसे मैंने बताया एस्थमा के अंदर आपका प्राइमरी सिम्टम होगा डिस्निया और वेरिएबल हिस्ट्री होगी, कभी वो आ रहा है कभी जा रहा है, हॉस्पिटल में उसको चक्कर लग रहे हैं, सीजनल एलर्जी हो सकती है, किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी मेंशन हो सकती है सिनेरियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सीओपीडी हमने पढ़ा उसके अंदर एम्फीसीमा बहुत कम पूछा जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बेसिकली उसमें आपका प्रोडक्टिव कफ होती है बट कोई स्मेल नहीं होती उसके अंदर, और डिस्निया भी होता है और प्रोडक्टिव कफ भी होती है। बट जो ब्रोंकिएक्टेसिस है इसके अंदर प्राइमरी सिम्टम इज कफ प्रोडक्शन, इसमें डिस्निया बहुत कम होता है। और उस कफ के अंदर भी जो स्पूटम होता है प्रोडक्टिव कफ होती है विद फाउल स्मेलिंग स्पूटम। अगर आपके सिनेरियो में फाउल स्मेलिंग स्पूटम आ रहे हैं ना तो योर फर्स्ट थॉट वुड गो टू, और अगर पेशेंट स्मोकर है तो आपकी फर्स्ट थॉट जानी चाहिए ब्रोंकिएक्टेसिस की तरफ, ठीक है। अगर फाउल स्मेलिंग नहीं है और प्रोडक्टिव कफ है और पेशेंट स्मोकर है तो फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें। अच्छा, इसमें उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ टीबी हो सकती है, क्लबिंग, हिमोप्टिसिस कहते हैं वॉमिटिंग इन ब्लड इन द कफ, इंस्पिरेटरी कोर्स क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन, ठीक है। आप सिनेरियो पढ़ते हैं 25 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक कफ विच इज़ प्रोडक्टिव विद ओकेजनल एपिसोड्स ऑफ हिमोप्टिसिस, ठीक है। उसको पल्मोनरी टीबी की उसकी हिस्ट्री है, ये वही सारे पॉइंट्स फिल हो रहे हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये अगर याद है तो बहुत ईजी है डायग्नोस करना। फेब्राइल है मतलब उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है। सो आपका डायग्नोसिस क्या है, आप यहाँ पे सिर्फ ब्रोंकिएक्टेसिस पे लिख सकते हैं, पोस्ट ट्यूबरकुलर यानी टीबी के बाद उसको ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया, ये भी लिख सकते हैं। राइट टू इन्वेस्टिगेशंस टू सपोर्ट योर डायग्नोसिस, क्योंकि टीबी के बाद उसको हुआ है तो टीबी के लिए हम लोग स्पूटम कल्चर कराते हैं, वो कराएंगे, HRCT कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगी, फिजियोथेरेपी, मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिन देंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट में वो ब्रोंकिएक्टेटिक एरिया, ब्रोंकिएक्टेसिस बेसिकली डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई होते हैं, सो उसमें हम लोग उस एरिया की एक्सीजन कर देंगे, ठीक है, चाहे वो सिंगल लोब हो या सेगमेंट हो, गाइडेड बाय द CT स्कैन। और मेडिकली हम लोग उसको ट्रीट करते हैं विद एंटीबायोटिक्स। उसके बाद है जी 35 ईयर ओल्ड मेल हैज़ बीन डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, जो इनकी डिटेल पैथोफिजियोलॉजी है वो आप लोगों ने पैथो में पढ़ी है, दैट्स आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी। हमारा फोकस डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के ऊपर है, बिकॉज मेडिसिन के पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, पैथोफिजियोलॉजी पूछी जाती है। मैं आपको इसलिए नहीं बता रही बिकॉज वो आप लोग पैथो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, साथ साथ इस मॉड्यूल के, दैट्स वाई। 35 ईयर ओल्ड मेल हैज़ बीन डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ पल्मोनरी टीबी। अब ये भी उन्होंने टीबी की हिस्ट्री बता दी है, उसको मलेज है, फीवर है और कोपियस स्पूटम है, कफ है। और यहाँ इन दोनों सिनेरियोस में उन्होंने फाउल स्मेलिंग नहीं बताया, बट उन्होंने टीबी की हिस्ट्री बताई, हिमोप्टिसिस बताया, तो उन सारी चीज़ों से आपका डायग्नोसिस बन गया। कंफर्म कैसे करेंगे, तो ये सारे आपने टेस्ट कराने हैं। एंड लिस्ट स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट वो भी हमने ऊपर पढ़ लिए। तो ये हमारी जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ सारी ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद है कंजेनिटल में सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी ये कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है, इसमें फैमिली हिस्ट्री आपको मिलेगी मोस्ट कॉमनली सिनेरियोज के अंदर। इसके अलावा इसमें होता क्या है, बेसिकली आपका एक चैनल क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है मेम्ब्रेन्स के अंदर, जो म्यूकोजा होता है ना रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के अंदर, उसके अंदर वो चैनल एब्सेंट होता है। बेसिकली वो चैनल क्या करता है, वो आपके वो सेल्स क्लोराइड को उस चैनल के थ्रू आपके ल्यूमिन में सिक्रीट करते हैं। जो रेस्पिरेटरी ल्यूमिन होता है ना उसके अंदर क्लोराइड को सिक्रीट किया जाता है। जब वो सिक्रीट होता है वो वहाँ पर मौजूद सोडियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है, वहाँ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है और वहाँ पानी उसको फॉलो करता हुआ उधर ल्यूमिन में आ जाता है और म्यूकस थिनिंग हो जाती है। जब क्लोराइड एब्सेंट होगा तो क्या होगा, सोडियम जो है वो बाहर की बजाय वो सेल के अंदर जाने लग जाएगा, और जब सेल्स के अंदर जाएगा तो म्यूकस जो है वो ल्यूमिन के अंदर वो थिक होने लग जाएगा, वहाँ का वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैलएब्जॉर्प्शन, पैलर, फेलियर टू थ्राइव। अच्छा, इसमें एज पेशेंट की मैटर करती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे छोटे होते हैं, अर्ली एज प्रेजेंटेशन होती है, फैटी स्टूल्स होते हैं, कफ, वीज, प्रोडक्टिव स्पूटम, हिमोप्टिसिस, क्लबिंग, रेक्टल प्रोलैप्स, ठीक है। इसका एक ही सिनेरियो आया हुआ है, एन 18 मंथ ओल्ड, देख लें बच्चे की एज क्या है, इज ब्रॉट टू ER विद फीवर, कफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। उसकी हिस्ट्री है रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ UTI एंड डायरिया। ऑन एग्जामिनेशन पेल है, सिक लुकिंग, थिन चाइल्ड है विद क्लबिंग एंड ऑब्वियस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बायलेटरल क्रेपिटेशंस हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ कोई बच्चा आ रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा UTI और डायरिया की भी हिस्ट्री है, GI और रीनल सिस्टम की भी, मोस्ट प्रोबेबली वो सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। अगर UTI डायरिया की हिस्ट्री नहीं है तो फिर आप नमूनिया को भी सोचेंगे, बट अगर वो इन चीज़ों के साथ आ रहा है तो फिर आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस का सोचना है। नेम 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसके अंदर आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पर्टिसिस, जो भी बच्चों की डिजीज़ है वो लिख सकते। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से ज़्यादा यहाँ पर नमूनिया बेटर है क्योंकि बच्चे को फीवर भी है, ठीक है। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द चाइल्ड, जेनेटिक स्टडी कराएंगे, पेंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट कराएंगे, पल्मोनरी फंक्शन असेसमेंट होगी, स्वेट क्लोराइड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्वेट क्लोराइड टेस्ट। उसमें हम स्वेट में क्लोराइड के लेवल्स चेक करते हैं क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर वो आपको कम मिलेंगे। और
नॉर्मल की निस्बत। और चूँकि बेसिकली जहाँ जहाँ भी सिक्रीशंस होती हैं ना, वहाँ वहाँ क्लोराइड चैनल्स का रोल होता है, और वहाँ हर जगह की सिक्रीशंस ही अफेक्ट होती हैं। दैट्स वाई ये पेशेंट्स रीनल सिम्टम्स के साथ, जीआई सिम्टम्स के साथ, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन उनमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टियाटोरिया हो जाता है, फैटी स्टूल्स आते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसकी इन्वेस्टिगेशंस को याद रखना, इनको भूलना नहीं है, एग्जामिनर पूछते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ सीओपीडी, कॉमन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सीओपीडी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेडिसिन के लिहाज से, ये मैं आपको जूम आउट कर देती हूँ, अगर आपने रीड करना है तो आप कर लें। ठीक है, एक बार मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी। उसके बाद है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा है इडियोपैथिक लंग डिजीज़ है, जिसको हम डिफ्यूज़ पैरेन्काइमल लंग डिजीज़ कहते हैं, और वो आप पैथो से पढ़ लीजिएगा, उसका पास पेपर में कोई सवाल नहीं आया और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्किप दिस पोर्शन। अब हम आ जाते हैं पर्टिसिस की तरफ। बेसिकली वूपिंग कफ, इसमें क्या होता है, आपके पास बच्चा आएगा एक तो, दूसरी बात अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड होगा, क्योंकि जो ईपीआई हमारी वैक्सीनेशन स्केड्यूल है उसके अंदर ये पर्टिसिस की वैक्सीन इंक्लूड होती है। बट अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड में ये हो सकता है, तो वो आएगा प्रोक्सिमल एपिसोड ऑफ कफ फॉलोड बाय वॉमिटिंग, उसके साथ साथ लिम्फोसाइटोसिस होगा। अच्छा, ये एटिपिकल सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया है, सो इसकी वजह से लिम्फोसाइटोसिस होता है, न्यूट्रोफिलिया नहीं होता, प्लस सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है। ठीक है, ये फीचर्स आपने याद रखने हैं। और इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नॉन एज बॉर्डेटेला पर्टिसिस, माइक्रो के अंदर आपने इसको डिटेल से पढ़ा होगा। अच्छा, अ 9 month old unvaccinated girl has been brought to OPD with low grade fever, कोराइजा एंड बाउट्स ऑफ कफ फॉर लास्ट 12 days। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम क्या है, एक तो फीवर है उसको, और बाउट्स ऑफ कफ है, और बच्ची की एज है। रिसीव ट्रीटमेंट बाय जीपी हु प्रिस्क्राइब 5 day कोर्स ऑफ एमॉक्सिसिलिन एंड कफ सिरप। उसको एपनिक एपिसोड्स में यानी सांस आना भी बंद हो जाता है, एंड समटाइम्स वॉमिट्स आफ्टर एन एपिसोड ऑफ कफ, वॉमिटिंग भी होती है, कफ फॉलोड बाय वॉमिटिंग, ये भी इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है। सो बेसिकली इस चीज़ से आपका डायग्नोसिस बन जाता है बॉर्डेटेला पर्टिसिस, यानी पर्टिसिस का। बॉर्डेटेला पर्टिसिस इज द बैक्टीरिया, नेम ऑफ द बैक्टीरिया। अगर वो पूछे तो फिर आपने बॉर्डेटेला पर्टिसिस लिखना है, वैसे वूपिंग कफ है। हाउ वुड यू कन्फर्म योर डायग्नोसिस, तो उसमें नेजल स्वाब कल्चर करेंगे, चेस्ट एक्सरे, वो लैब डायग्नोसिस जो माइक्रो में पढ़ा ना वही आप लिख दें। मतलब वो मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीज़, इसमें ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है, एटिलेक्टेसिस, एम्फीसीमा, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, कन्वर्जेंस, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है जी, 2-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड विद कफ ऑन एंड ऑफ, फीवर है उसको, फीवर है उसके साथ उसको कफ है फॉलोड बाय वॉमिटिंग, अगेन वही फीचर। ठीक है, एक तो आपका पर्टिसिस हो गया, उसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ब्रोंकियोलाइटिस आ जाएगा। उन्होंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी पूछा है, ब्रोंकियोलाइटिस अभी हम आगे पढ़ते हैं, उसके भी इसी तरह के फीचर्स होते हैं, कफिंग होती है और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जी क्लिनिकल स्टेजेस क्या हैं, इसमें कैटारल स्टेज होती है, प्रॉक्सिमल स्टेज होती है, कन्वालेसेंट स्टेज होती है। कैटारल स्टेज में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, प्रॉक्सिमल स्टेज के अंदर कफ होता है, इसको वूपिंग कफ हम इसलिए कहते हैं, इसमें वूप लाइक साउंड आती है, तो वो इसमें आ रही होती है स्टेज के अंदर, और वॉमिटिंग होती है। कन्वालेसेंट स्टेज के अंदर कन्वर्जन्स होते हैं, बेसिकली कफ लेस सीवियर होती है उसके अंदर। मैनेज कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस आपकी क्या क्या होंगी, सीबीसी होगा, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग होगी, हम उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी वो देखेंगे, नेजल स्वैब कल्चर ऑन बॉडी गेंगू मीडिया, और चेस्ट एक्सरे कराएंगे टू सी द कंडीशन ऑफ द लंग्स। ठीक है, मैनेजमेंट में स्पेसिफिक में आप एंटीबायोटिक्स देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं, और जनरल मैनेजमेंट में ऑक्सीजन देनी है, उसको सिम्टोमेटिकली मैनेज करना है पेशेंट को। उसके बाद जी है 6 month ओल्ड अनवैक्सीनेटेड बेबी, अगेन अनवैक्सीनेटेड है, बाउट्स ऑफ कफ आ रही है फॉलोड बाय वॉमिटिंग, शी बिकम्स ब्लू वाइल फीडिंग एंड कफिंग इन द मॉर्निंग, ऑन एग्जामिनेशन उसको हेमरेजेस भी हैं लेफ्ट आई के अंदर, सो डायग्नोसिस विल बी पर्टिसिस, रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस वुड बी सीबीसी एंड स्वैब कल्चर। हाउ विल यू ट्रीट दिस चाइल्ड, द ट्रीटमेंट इज द सेम। ठीक है, उसके बाद जी ये था हमारा पर्टिसिस। उसके बाद आ जाता है क्रूब और एक्यूट लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। इसके अंदर अगर आप देखें ना, तो लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, इन तीनों जगहों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक्यूट कंडीशन है, और इसको हम कहते हैं क्रूब, इसका दूसरा नाम है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक बार्किंग कफ होती है, एक तो ये वर्ड आपने याद रख लेना है, ये बहुत से सिनेरियोज में हेल्प करेगा। और उसके अलावा दूसरा इसका फीचर है सब ग्लॉटल नैरोइंग ऑन एक्सरे, इसको हम स्टीपल साइन कहते हैं, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है क्रूब का। ठीक है, सो आपने ये दोनों फीचर्स तो लाजमी याद रखने हैं। अब हम सिनेरियो पढ़ते हैं, एन 11 month। अच्छा, इसमें चूंकि आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, और सम पार्ट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज वेल, तो क्या होता है, एक तो आवाज़ भी भारी हो जाती है, और कफ की आवाज़ बिल्कुल बार्किंग लाइक हो जाती है। ठीक है, और सब ग्लॉटल नर्विंग की वजह से डिस्निया भी होता है। एन 11 month ओल्ड गर्ल प्रेजेंट्स विद फीवर, बार्किंग कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड पाल्पिटेशंस, वो टेकिपनिक है, उसको स्ट्राइडर है, सब कोस्टल एंड इंटर कोस्टल रिसेशंस हैं, शी इज़ नॉट टॉक्सिक।
ठीक है, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो बार्किंग कफ आपको देखकर फ़ौरन से आपने ग्रुप पे शिफ्ट हो जाना है। व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट ईटियोलॉजिकल एजेंट, तो इट इज़ कॉज्ड बाय बेसिकली अ वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1, 2 एंड 3, मोस्ट कॉमन ये उसी से कॉज होता है। व्हाट इज़ द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, आप एक्सरे कराते हैं और नेक का सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे इज़ अ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें ये आपकी अभी तक जितनी डिजीज़ेज़ पढ़ी हैं ना, दिस इज़ द वन जिसमें रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इज़ द चॉइस, जिसमें हम देख के डायग्नोसिस बनाते हैं, वरना हम लोग सीबीसी से कल्चर से डायग्नोसिस बना रहे होते हैं, क्योंकि ये वायरल है। तो इसमें आपने नेक का सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे कराना है एपी व्यू के अंदर। अच्छा, डायग्नोस्टिक साइन क्या होगा, स्टीपल साइन जैसे मैंने बताया, सब ग्लॉटिक नैरोइंग एक्सरे पे हमें नज़र आ जाती है, तो हम अपने डायग्नोसिस को कंफर्म कर देते हैं। इसमें कल्चर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वायरल डिजीज़ है, कल्चर होगा भी नहीं। 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट लो ग्रेड फीवर और फ्लू के साथ प्रेजेंट किया है, स्ट्राइडर है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, एक्सरे नेक रिवील सबग्लॉटिक नैरोइंग। अब यहाँ पर बार्किंग कफ नहीं है, बट सबग्लॉटिक नैरोइंग बेसिकली सजेस्ट ग्रुप। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हो सकता है, सडन ऑब्स्ट्रक्शन बाय फॉरेन बॉडी। एपिग्लोटाइटिस होता है कि आपका इट इज़ बेसिकली मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा वायरस। एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और थंब लाइक साइन बनता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में फीचर्स आर फीवर, स्ट्राइडर, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ एपिग्लोटाइटिस, क्योंकि एपिग्लोटिस आपके वैसे नॉर्मली उसने ग्लॉटिक ओपनिंग को कवर करना है, बट जब उसकी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो आपके फेरेंक्स को भी कवर कर देता है, जो आपका ईसोफेगस का अपर पोर्शन है उसको भी कवर कर देता है, जिसकी वजह से जो सलाइवा है वो आपका इंजेस्ट नहीं हो पा रहा होता और जो स्वेलो नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से उसकी ड्रूलिंग हो रही होती है थ्रू द माउथ। ठीक है, और इट इज़ कॉज बाई एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस एंड एक्सट्रो शोज थंब साइन। वो इतना बड़ा हो जाता है एपिग्लॉटिस कि वो थंब की तरह का नजर आता है और उसको हम थंब साइन कहते हैं। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होंगे क्रूप के, सबसे पहले आपको चूंकि नैरोइंग हुई है, सब ग्लॉटिक नैरोइंग आपने एयर में मेंटेन करना है। बहुत सीवियर पेशेंट आया है, ट्रेकियोस्टमी भी करनी पड़ सकती है। मिस्ट थेरेपी करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे, नेबुलाइज्ड रेसीमिक एपिनेफ्रिन देंगे और डेक्सामीथासोन और स्टीरॉइड्स देंगे। ठीक है, ये आपकी इसकी थेरेपी है। बेसिकली हम लोग चूँकि वायरल इन्फेक्शन है, हम इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, एंटीबायोटिक्स से कॉन्ट्राइंडिकेटेड आपने लिख दी मैनेजमेंट में तो बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, सो आपने इसमें जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वही करनी है। उसके बाद है जी, an 18-month-old baby comes to ER at night with a worried mother who is scared of the noisy breathing of her child. One day before she has a history of rhinorrhea and cough. Now she has refused to take फूड, यानी कि अब वो फूड नहीं ले पा रही, उसकी गले के अंदर कोई मसला है। ठीक है, गले के अंदर कोई मसला है। दूसरी बात उन्होंने राइनोरिया का बताया है। उसके अलावा नॉइजी ब्रीदिंग हमने बताया था, इसके अंदर नॉइजी ब्रीदिंग होती है क्योंकि नैरोइंग हो जाती है। सो इसके अंदर भी मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस विल बी ग्रुप पॉजिटिव एजेंट उसका क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ग्रुप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है तो इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद ये एस्फिक्सिएंट्स पॉइजन्स, ये फोरेंसिक का पोर्शन है, हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। नमूनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लंग में से जैसे मैंने बताया था ना, आपको अगर क्वेश्चन आता है ना, तो या तो आपको आता है एस्थमा के ऊपर मोस्ट कॉमनली, उसके अलावा टीबी और नमूनिया, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें पल्मोनोलॉजी में क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली इनसे आ रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से करना है। नमूनिया चूँकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल भी नहीं कह सकते बिकॉज इट हैज़ बैक्टीरियल, फंगल, वायरल मैनी कॉजेज। सो इसमें मोस्ट कॉमन नमूनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है विद राइगर्स एंड चिल्स। कफ इनिशियली ड्राई होती है बट लेटर प्रोडक्टिव हो जाती है। प्लूरिटिक चेस्ट पेन होती है। प्लूरिटिक चेस्ट पेन इज बेसिकली द चेस्ट पेन ऑन इंस्पिरेशन। ठीक है, उसको हम पर्टिकुलरली प्लूरिटिक चेस्ट पेन कहते हैं। और आप एक्सरे कराते हैं ना जब नमूनिक पेशेंट का, तो आपको कंसोलिडेशन नज़र आती है डिफरेंट जगहों पे, जहाँ जहाँ नमूनिक पैच बना होता है ना, वो वाला एरिया, वैसे लंग ब्लैक नज़र आता है एक्सरे पर, बट वो वाला एरिया आपको वाइटिश नज़र आएगा। ठीक है, और अगर आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो ब्रोंकियल बीट सुनाई देगी। परकस करेंगे तो नॉर्मली हाइपर रेजोनेंट होता है लंग, बट नमोनिक पैच में चूँकि वहाँ एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा तो डल परकशन नोट आएगी। ठीक है, ये हमारी फाइंडिंग्स हैं, डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं। अच्छा, नमूनिया की भी जो पैथोफिजियोलॉजी है कि ऑर्गेनिज्म कैसे गया, कैसे उसने इन्फेक्शन कॉज किया, वो सारा पैथो का काम है। ठीक है, हम लोग वो नहीं करें, हम लोग जस्ट जो उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है ना, वो उस पर फोकस करेंगे बिकॉज दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू। A 58-year-old man smoker and occasionally alcoholic presents to you with 8 days history of fever, rigor, shivering and malaise. Says he also has cough which was dry in beginning but now is accompanied by mucopurulent sputum. ये आपको उन्होंने नमूनिया की एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न बता दिया है कफ का। He also has chest pain going to the right shoulder. इस right shoulder से आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। It is just radiating. On examination, breath sounds come है over the right side of the chest. So what is the likely diagnosis? That is pneumonia. Community acquired pneumonia इसलिए क्योंकि एक ओल्ड एज का पेशेंट है, मोस्ट कॉमनली उसको आपको ये देखें कोई ऐसा तो रीज़न की वजह से नमूनिया नहीं होगा ना कि उसको बेहतियाती कर ली, तो ये या बैक्टीरिया से वो ज़्यादा बच्चों की तरह प्रोन है। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसको कम्युनिटी से नमूनिया हुआ है बेसिकली, सो दैट्स वाई कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया स्ट्रेप नमूनी।
एनुमरेट द क्राइटेरिया विच विल हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ अबव डिजीज़। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्व स्कोर वाला ये टेबल, ये एग्जाम में बहुत आपके एमसीक्यूज़ में बहुत आता है, पूछा जाता है और वैसे भी टीचर पूछ सकते हैं ऑस्पी वाइवा के अंदर। तो इसको देखें। अच्छा, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना नमूनिया की, ओल्ड स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर ये नहीं होता, ओल्ड एज और अडल्ट पेशेंट्स के अंदर ये वाला पैटर्न होता है। हम लोग कर्ब 65 स्कोर देखते हैं। कर्ब 65 स्कोर स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर कन्फ्यूजन, यू स्टैंड्स फॉर यूरिया और यूरिक एसिड लेवल्स ग्रेटर देन 7 मिलीमोल पर लीटर्स, आर फॉर रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 30 बीट्स पर मिनट, beats need 30 respirations per minute, blood pressure systolic is less than 90 और diastolic less than 60 और एज 65 ईयर्स से ऊपर हो। हर एक पॉइंट का एक एक स्कोर है। ठीक है, अब अगर किसी पेशेंट का कर्व 65 स्कोर 0 या 1 है, इसका मतलब उसको होम ट्रीटमेंट के लिए वो सूटेबल है, घर बैठे बैठे उसका इलाज हो जाएगा, जस्ट एहतियात करनी है। ठीक है, दूसरा है कि अगर उसका स्कोर 2 है तो फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड ट्रीटमेंट उसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपने उसको हॉस्पिटल में सुपरविजन के लिए ट्रीटमेंट देनी है। ऑप्शंस में इंक्लूड शॉर्ट स्टे इन पेशेंट, हॉस्पिटल सुपरवाइज्ड आउट पेशेंट। ठीक है, जबकि अगर 3 से ज़्यादा स्कोर है तो फिर आपने उसको सवियर नमूनिया के तौर पे मैनेज करना है, आईसीयू एडमिशन असेस करना है, और अगर स्पेशली अगर उसका 4 या 5 स्कोर है तो फिर उसको आपने उसको आईसीयू में रखना है। तो ये नमूनिया की जो सेवेरिटी बेस्ड स्कोरिंग है ना, ये आपने कर लेनी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट कि किस तरह से आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। उसके बाद है जी, 25-year-old मेल प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ फीवर, कफ एंड रस्टी स्पूटम, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेप नमूनिया। ठीक है, कि नमूनिया है विद प्लूरिटिक चेस्ट पेन फॉर 3 days ऑन एग्जामिनेशन, टिकिपनिया है, टेम्परेचर उसका ज़्यादा है, देयर इज इंक्रीज वोकल फ्रेमेटस एंड एरिया ऑफ ब्रोंकियल ब्रीथ ऑन लेफ्ट मिडल चेस्ट एंड डल परकशन नोट। सारे फीचर्स नमूनिया के हैं। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। इस अडल्ट एज में और ओल्ड एज में सबसे कॉमन नमूनिया की टाइप में से कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया ही होता है। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीट द पेशेंट? इन्वेस्टिगेशंस में आपने ब्लड कल्चर कराना है, चेस्ट एक्सरे कराना है, स्पूटम, ब्लड कल्चर नहीं, ब्लड एग्जामिनेशन एंड स्पूटम कल्चर। ठीक है, और यूरिनरी एंटीजन टेस्ट, जो आपने स्ट्रेप नमूनी वाले माइक्रो के अंदर लैब डायग्नोसिस पढ़ा था ना, आपने उस वो वाले सारे टेस्ट लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद जी ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होगी, और चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स भी देंगे, पेन किलर्स में एनसेड्स देंगे, फिजियोथेरेपी देंगे। व्हाट आर द फीचर्स एसोसिएटेड विद हाई मोर्टेलिटी इन दिस कंडीशन ड्यू टू नमूनिया? क्या ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसकी डेथ हो सकती है? तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, कार्डियक अरिथमियाज हो सकते हैं, और लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। उसके बाद है जी 58-year-old 68-year-old मेल प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ फीवर, राइगर, चेस्ट पेन, पिरुल स्पूटम है पिछले 3 दिनों से, हिमोप्टिसिस भी है और वो कंफ्यूज भी है सिंस मॉर्निंग। ऑन एग्जामिनेशन टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा है, बीपी उसका यू कैन सी कम हुआ हुआ है। ठीक है, और उसका रेस्पिरेटरी रेट भी उन्होंने 36 बताया, विद ब्रोंकियल ब्रीथ एंड कोर्स क्रेपिटेशंस। व्हाट दिस पेशेंट शुड बी मैनेज्ड, वेयर दिस पेशेंट शुड बी मैनेज्ड एंड व्हाई? सो ये उन्होंने कर्व स्कोर कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने कहा है पेशेंट शुड बी मैनेज इन आईसीयू बिकॉज कर्व स्कोर इज़ 4। नंबर 1, एक तो उसको वो कंफ्यूज है, 1 स्कोर यहाँ से मिल गया। यू से यूरिक एसिड और यूरिया लेवल उन्होंने नहीं बताया हुआ। आर से रेस्पिरेटरी रेट भी उसका ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर उसका कम है, 3 स्कोर हो गए, और एज उसकी 65 से ज़्यादा है, 4 स्कोर हो गए, तो कर्व स्कोर इज़ 4। वट आर द 4 इन्वेस्टिगेशनल मार्कर्स ऑफ सेवेरिटी? सेवेरिटी अगर आपने देखनी है नमूनिया की, आप यूरिया लेवल्स कराएंगे, WBCs काउंट कराएंगे, बैक्टीरियमिया और हाइपोएल्बुमिनीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? कॉम्प्लिकेशंस अगर ना ट्रीट किया जाए डिजीज़ को तो आप लोकल कॉम्प्लिकेशंस की उन्होंने बात की है जो लंग के अंदर होती हैं, उसमें पैरानमोनिक फ्यूजन हो सकती है, नीमोथोरिक्स हो सकता है, पस इन द प्लूरल कैविटी विच इज़ एम्पाइमा हो सकता है, और लंग एब्सेस बन सकती है। ठीक है, उसके बाद है अ यंग मेल patient is referred to you from Institute of Mental Health with history of fever, cough, productive of rusty sputum. Again, it is a characteristic of pneumonia, strep pneumonia basically. ठीक है, what is the usual organism involved? बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेप pneumonia, माइकोप्लाज्मा लीजेनेला इज इन्वॉल्व, और वायरस के अंदर इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, मीजल्स और हर्पीज वायरस आर कॉजिंग pneumonia। ठीक है, और भी लिखे हुए हैं, जितने आपसे याद हो मैक्सिमम आपने उतने लिख देने हैं। व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस? तो लोकल कॉम्प्लिकेशंस और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस आर डिफरेंट। लोकल में लंग से रिलेटेड होंगी सारी, सिस्टमिक में ओवरऑल पूरी बॉडी में उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो आपने मेंशन करनी है, एंड दे आर रिटन हियर, यू कैन रीड एंड लर्न। उसके बाद है जी 42-year-old एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। ये बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बता दी, एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन है। एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन एयर कंडीशन के अंदर काम करने वाले लोगों में जो नमूनिया होता है दैट इज़ नॉट कॉज बाय स्ट्रेप pneumonia, द मोस्ट कॉमन एजेंट causing pneumonia in those patients is Legionella pneumophila। ठीक है, so likely diagnosis will be community acquired pneumonia due to Legionella pneumophila। ठीक है, एंड व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लीजेनेला? उसमें हम एक्रोलाइड्स यूज करते हैं प्लस रिफैम्पिसिन फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट्स। और विच वन टेस्ट शुड यू ऑर्डर टू कंफर्म द एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस? लीजेनेला कंफर्म डायग्नोसिस को करने के लिए लीजेनेला यूरिन हम हमेशा एंटीजन वाले टेस्ट पे जाते हैं फॉर कंफर्मेशन।
ठीक है। वैसे अगर हमने स्टार्ट करना हो तो फिर हम ब्लड से और कल्चर से स्टार्ट करते हैं, बट कंफर्मेशन के लिए हम हमेशा एंटीजन या एंटीबॉडी सीरोलॉजी पे जाते हैं। ठीक है। सो ये चीज़ इस वजह से यहाँ यूरिनरी एंटीजन टेस्ट लिखा हुआ है। तो ये हमारे हो गए जी नमोनियाज। उसके बाद चाइल्डहुड नमोनियाज हैं। चाइल्डहुड नमोनियाज का मैंने बताया था थोड़ी डिफरेंट पिक्चर होती है। इसमें हाई ग्रेड फीवर होगा, राइगर्स एंड चिल्स, कफ इनिशियली ड्राई, लेटर प्रोडक्टिव प्लोरेटिक चेस्ट पेन, कंसोलिडेशन। नाउ इसके अंदर बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमनली नमोनिया होता है ना, दैट इज लोबार नमोनिया। वो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया नहीं होता, दैट इज लोबार नमोनिया। अच्छा, आपने सुना होगा, वी यूज टू वर्ड्स ब्रोंकोजेनिक नमोनिया एंड ब्रोंको नमोनिया एंड लोबार नमोनिया। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ आज। ठीक है। इफ़ दिस इज़ आवर लंग्स, ठीक है, इस तरह से अगर लंग्स हैं तो ऐसा नमूनिया जो कि लंग के किसी पर्टिकुलर लोब को इन्वॉल्व कर रहा है, लाइक अगर ये वाला लोअर लोब में अगर बात करूँ, इसको इन्वॉल्व कर रहा है और इसके अंदर पूरी कंसोलिडेशन और पैच बन गया है, तो इसको हम लोबार नमूनिया कहेंगे। ठीक है, क्योंकि लोब को इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर एक ऐसा नमूनिया है जो कि इस पोर्शन के ब्रोंकाई को उसने इन्वॉल्व किया है, थोड़ा सा इस पोर्शन को इन्वॉल्व किया है, थोड़ा सा इधर इधर, यानी कि उसने मल्टीपल फोकाए हैं उस नमूनिया के, तो उसको हम कहेंगे ब्रोंको नमूनिया। मल्टीपल लोब्स के डिफरेंट पार्ट्स को इन्वॉल्व करा होता है। तो ये फ़र्क है ब्रोंको नमूनिया में, लोबार नमूनिया में। ठीक है। मोस्ट कॉमन इज़ अ लोबार नमूनिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है जी, अच्छा हम सिनेरियो पढ़ लेते हैं। बाकी फीचर्स वही हैं कि फ़ीवर होगा, चिल्स होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, डिक्रीज परकशन नोट, ब्रोंकियल ब्रीद। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? अब बच्चा है तो लोबार नमूनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड नहीं लिखना, या सिंपल नमूनिया लिख दें अगर नहीं समझ आ रही तो। एनलिस्ट मैनेजमेंट प्लान, आपने हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की, इन्वेस्टिगेशंस में वही सब कुछ है। ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगी, और साथ में बच्चे के अंदर चूँकि आपके अंदर हो रहा है नमूनिया, तो आपने उसके अंदर उसको पूरी अच्छे से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, फीवर कंट्रोल करना है, फ्लूइड इनटेक कंट्रोल करना है। ठीक है। और एंटीबायोटिक्स देनी है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अंदर। बेसिकली एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, फिर वो हमने उसके अकॉर्डिंग देनी है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म। अगर नीमोकोकस है तो बेंजाइल पेनिसिलिन, इन्फ्लुएंजा है तो सेफलोस्पोरेंस, माइकोप्लाज्मा है तो मैक्रोलाइड्स। ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरिटिक चेस्ट पेन बाय पैरासीटामोल। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस को किस तरह से ट्रीट करना है? अगर एम्पाइमा हो गया है तो चेस्ट ट्यूब इंटुबेशन करनी है, लंग एब्सेस है तो उसकी ड्रेनेज करनी है और फिजियोथेरेपी करानी है। प्रिवेंशन कैसे है? बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन इज़ बेसिकली प्रिवेंशन। द मोस्ट कॉमन एजेंट बच्चों के अंदर नमूनिया का नीमोकोकस है, और वायरल एजेंट में इन्फ्लुएंजा है। ठीक है। अब ये सेम आगे सिनेरियोज रिपीट हो रहे हैं। अगर आप देखें तो हाई ग्रेड फीवर है, पेन एब्डोमेन है, उसके अलावा ट्रिकिया सेंट्रल एपिक्स वीट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, परकशन नोट डल है, चेस्ट ऑस्कल्टेशन पे डिक्रीज एयर एंट्री है, ब्रोंकियल ब्रीथ है। सो डायग्नोसिस वुड बी द सेम, इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट सारा कुछ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में भी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, बच्ची है, उसको कोई हिस्ट्री नहीं थी, उसकी पहले एक्यूट हिस्ट्री है, और पहले उसको ऐसा होता रहा एपिसोड्स, बट उसको वो मैनेज कर दिया गया था बाय नेबुलाइजिंग। शी ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ व्हाट, आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है। ऑन एग्जाम एक्जिमा में भी ऑन एग्जामिनेशन द गर्ल्स रेस्पिरेटरी रेट उसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, वीजिंग नॉइस है विद ईच एक्सपायरेशन, और ऑन ऑस्कल्टेशन बायलेटरल रॉन्ग का है विद प्रोलॉन्ग एक्सपिरेटरी टाइम वन एक्स। अब अगर आप ये देखें ना, एक तो उन्होंने सिमिलर एपिसोड बता दिया कि उसको पहले भी ऐसा होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथ इज़ द मेजर सिम्टम, और उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, और उसको एक्जिमा भी है विच इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो अब इसमें आप नमूनिया चल रहे हैं तो सीधा नमूनिया ही नहीं लिख देना, सिनेरियो को गौर से पढ़ें और अंडरस्टैंड करें। दिस इज़ बेसिकली एस्थमा का सिनेरियो है। तो दिस इज़ एक्यूट सीवियर अस्थमा। व्हाट वुड बी द चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स इन दिस केस? तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट भी पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी ब्रोंकियोलाइटिस के ऊपर। ब्रोंकियोलाइटिस क्या होता है? इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, उसके लेवल पर इन्फ्लेमेशन होती है। एज प्रेजेंटेशन लेस देन 1 ईयर है, लो ग्रेड फीवर होता है, कफ, कोराइजा, नेजल फेयरिंग, बीज, रोंकाई, चेस्ट इन ड्राइंग होती है। बेसिकली चेस्ट इन ड्राइंग को ही हम इंटरकोस्टल रिसेशंस कहते हैं। लेवर में भी पैल्पेबल बिलो कोस्टल मार्जिन ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। लंग के अंदर क्योंकि एयर की ट्रैपमेंट हो जाती है, वो हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं, और लंग के बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड के राइट साइड के ऊपर आपका लिवर है, वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और लिवर जो है वो आपका कोस्टल मार्जिन से नॉर्मली नीचे नहीं होता, बट यहाँ पर वो जा सकता है नीचे। A 6-month child was brought to pediatric emergency with history of flu-like illness for 3 days with bouts of cough, shortness of breath and wheezing. There is history of fever up to 100. अच्छा, अभी तक इस सिनेरियो को पढ़ के आपको एस्थमा भी लग रहा होगा, आपको निमोनिया भी लग रहा होगा, ठीक है, और आपको लग रहा होगा वुपिंग कफ भी लग रही होगी। ठीक है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। एंड ही इज टॉलरेटिंग मदर फीड। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ लिथार्जी, कन्वर्जेंस, ऑल्टर्ड सेंसोरियम और साइनोसिस। ठीक है, ये चीज़ नहीं है। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज ए फेब्राइल। ए फेब्राइल का मतलब नमूनिया निकल गया, नमूनिया में फीवर होता है। ठीक है। और बाउट्स ऑफ कफ नमूनिया में नहीं होते, बाउट्स ऑफ कफ एस्थमा में भी नहीं होते, एस्थमा भी निकल गया। ठीक है। और पर्टिसिस के पेशेंट के अंदर कफ फॉलोड बाय वॉमिटिंग होती है, और आपके डिफरेंट इससे डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है, सब कोस्टल रिसेशन और बायलेटरल रोंका हमने बता दिए। उसका लिवर पैल्पेबल है विच इज़ द फीचर इन बेसिकली दिस डिजीज ब्रोंकियोलाइटिस।
इनलिस्ट 4 पॉसिबल ऑर्गेनिजम्स। सो इसमें RSV है, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस है, बेसिकली ये वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरिया कॉज नहीं करता। 4 इन्वेस्टिगेशंस बतानी है, दैट इंक्लूड एक्सरे, चेस्ट, CBC, वायरल कल्चर और वायरल एंटीबॉडी टाइटर। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होगी, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट से स्टार्ट करना है, मेंटेन एयरवेज, फ्रीक्वेंट सक्शनिंग ऑफ नेजल एंड ओरल सिक्रीशंस, प्रॉपर पोजीशन ताकि सांस लेने में थोड़ी आसानी हो, ऑक्सीजन इनहेलेशन। एंटीवायरल एजेंट नॉट रिकमेंडेड इनिशियली, बट अगर बहुत सीवियर है तो फिर देनी पड़ती है। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक्स नहीं देनी। ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, ठीक है, फॉर रिलीफ, और IV और ओरल फ्लूइड्स देनी है, और सिम्टोमेटिकली मैनेज करना है। उसके बाद है जी, अ 7 month old child was brought with flu, cough and mild respiratory difficulty for the last 3 days. His elder sibling has cold for last 1 week. और एग्जामिनेशन वो अलर्ट, प्रेफुल, फिब्राइल था, और वनी नोज है उसका। रेस्पिरेटरी रेट उसका जी ज़्यादा हुआ है, और इंटरकोस्टल रिसेशंस हैं, बायलेटरल ब्रोंकाई है, ओकेजनल क्रैपिटेशंस हैं, और बाकी सारी उसकी एग्जामिनेशन ठीक थी। ठीक है, सो इसमें भी आपके जो फीचर्स हैं वो सारे यही चीज़ बता रहे हैं, ब्रोंक्यूलाइटिस। अगर आपको नहीं डायग्नोसिस समझ आ रहा होता तो जो 3-4 डायग्नोसिस आपके माइंड में आ रहे होते हैं ना, उनको सोचें और फिर स्टेटमेंट के अंदर से क्लूज ढूंढें कि कैसे वो एक्सक्लूड हो रहे हैं। जैसे नमूनिया एक एक्सक्लूड हो गया, पेशेंट नमूनिया यहाँ पर इसलिए एक्सक्लूड हो गया, उसको फ्लू है, कफ है। फ्लू नहीं होता नमूनिया के अंदर, नमूनिया के अंदर चूँकि वो लंग का इन्फेक्शन है तो डिस्निया होता है प्रोमिनेंटली, फीवर होता है, राइगर्स होते हैं, चिल्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसमें बाउट्स ऑफ कफ फॉलोड बाय वॉमिटिंग नहीं है, तो ये परटेसिस भी नहीं है। ठीक है, और बच्चे की एज का है तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और वो सारी चीज़ें तो रेयर हैं, और एस्थमा की हिस्ट्री तो बहुत वेरिएबल होती है, उसमें भी हमने पढ़ा क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी इसमें नहीं है। ठीक है, फीचर्स ऑफ एस्थमा एंड ब्रोंकुलाइटिस इन अ चाइल्ड आर वेरी सिमिलर। ठीक है, इसे डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है, बट एस्थमा की हिस्ट्री जो है वो बहुत वेरिएबल होती है। और ये देखें, ब्रोंकुलाइटिस इज कॉमन बिफोर 1 year एज, और एस्थमा आफ्टर 1 year प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है, और स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट भी मैंने आपको बता दिए। उसके बाद है 6 month ओल्ड प्रीवियसली हेल्दी एंड वैक्सीनेटेड इन्फेंट, इमरजेंसी में आया है, कफ और फ्लू है, बाकी सारा कुछ वही चीज़ें हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, ये भी वही सिनेरियो। ठीक है।